Now we are here to do the third part of our national income, and in our first part we did theory part. In the second part we have understood the different formulas where we could understand the difference between gross and net, then factor cost and market price and factor cost, and the third thing, domestic income and national income. To begin with, let us revise. You had done first the gross domestic प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बेटा ये आप लोग कर चुके हैं। हम ग्रॉस से नेट पर आने के लिए हमने क्या करा था, माइनस डेब्ट। डेब्ट का क्या दूसरा नाम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए हमने क्या करा था, अगर आपको याद है तो हमने किया था प्लस NFIA। व्हाट इज़ NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यही मैंने आपको बताया था, अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है तो माइनस लग जाएगा। फिर हमने MP से FC पर आने के लिए क्या करा था बच्चों, तो हमने करा था माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। अगर सिर्फ सब्सिडीज़ दिए तो क्या करोगे, ये नहीं है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सब्सिडीज़। ये आपको ध्यान रखना है। इज इट? सो दिस ऑल वी हैव डन इन आवर प्रीवियस वीडियो। नाउ we are going to understand there are three methods of measuring national income: product method, income method and expenditure method. Is it? In all these three methods the formulas are different, but the difference in gross, net, domestic, national and MP FC remains the same. Only the thing, how do you reach to gross domestic product, it is different. For this I would like to explain you. प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम अगर सारे कंट्री का प्रोडक्शन ऐड कर लेते हैं तो हम प्रोडक्ट मेथड से GDP निकाल लेंगे। अगर हम खर्चा लोगों का सारा ऐड कर लेते हैं तो हम एक्सपेंडिचर मेथड से GDP निकाल लेंगे। और अगर हम सारे लोगों की इनकम ऐडअप कर लेते हैं तो हम बेटा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम पहुंच जाते हैं NDP at FC, दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम पर। तो हम ये थ्री मैथड्स को अब डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ वन फर्स्ट मैथड विच चिल्ड्रन फाइंड अ लिटिल डिफिकल्ट। सो आई एम स्टार्टिंग विथ दिस, दैट इज़ एक्सपेंडिचर मैथड। When we add up the expenditure of all the people in our country, then we reach to GDP by expenditure method. Final expenditure of all the consumer goods and services, business firms, general government and foreigners in an economy during a year is equal to GDP at MP by expenditure method. जी, तो अगर हम इस बात पे बात करें कि कौन है जो पूरी कंट्री में कमाता है ना, कौन है जो पूरी कंट्री में कमाता है, तो हम जब हम एक्सपेंडिचर मेथड समझेंगे तो हम ये पहले समझे कि पूरी इकोनॉमी में हमने कहा 4 सेक्टर होते हैं और चारों सेक्टर खर्च करते हैं, तो चारों सेक्टर के खर्चों को ऐड कर दो तो एक्सपेंडिचर मेथड इज जस्ट लाइक दैट। ओके, इट इज़ एन ईजी थिंग। तो हमने क्या बोला, 4 सेक्टर कौन कौन से आप लोगों ने करा बच्चों? एक हमने क्या करा, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा करा प्रोड्यूसिंग सेक्टर, तीसरा करा गवर्नमेंट सेक्टर, चौथा करा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इन चारों के खर्चे जब हम ऐड कर देंगे तो वी विल रीच टू GDP एट MP। क्लियर? अब कैसे हम इन खर्चों को कैसे पहचानेंगे, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में क्या आइटम्स दिए होंगे जिनको हमें आइडेंटिफाई करके लेना होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है? जनरल पब्लिक, जो कि हो गया डोमेस्टिक सेक्टर। इज इट? प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर हो गया डोमेस्टिक सेक्टर का, जो कि हम बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। फिर गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये जो दोनों हैं, ये हो गया, हम क्या कर रहे हैं आप देखिए ध्यान से, फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अब कुछ प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कंजम्पशन के अलावा
कैपिटल फॉर्मेशन पे भी खर्च करते हैं, जैसे आपने करा था प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। तो जितना भी कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री में हो रहा है, अभी हम इसका डिटेल में करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती है GDCF में, वो इसमें आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम बोलेंगे बच्चों GDCF। और अब आपके पास क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो क्या करता है, नेट एक्सपोर्ट्स, वो हम जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स करते हैं उसको नेट में निकालते हैं, तो हम आता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ द फॉर्मूला, दिस इज ऑल द लॉजिक बिहाइंड दिस मेथड। हाँ, अब हम इसको समझते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। What is private final consumption expenditure? It is the consumption expenditure done by the private sector. It is durable goods, is it? और consumer goods and non-durable goods. अभी इसमें आपका मकान बनाया, construction of your house is not there. क्यों नहीं है ये हम बाद में जानेंगे. It will be the part of capital formation. So this is there that private final consumption expenditure includes money value of goods and services purchased by a household and non-profit institution for current use during a given period of time. current use मतलब इस साल जो भी हैं हम लोग उसको यूज़ करेंगे. अब हम आते हैं दूसरे वाले पर, दूसरी शायद स्लाइड गड़बड़ कर रहा है, अच्छा नंबर पे करना है. हाँ, अब हम आते हैं बेटा द सेकेंड थिंग, द डिटेल अबाउट gross domestic capital formation. What is gross domestic capital formation? That is GDCF. Gross domestic capital formation is capital formation by different sectors. तो जो business class है, producing sector, उन्होंने उनकी assets किस में आ गई, business, gross business fixed capital formation. We can add word here also, gross. Okay. Then gross residential construction is the capital formation by household. Then change in stock is gross business fixed investment. उसमें अगर हम ये ऐड कर देंगे तो बिजनेस की पूरी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी. एक तो ये होता है खर्चा बिजनेस का और एक ये होता है, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आपका बिजनेस का पूरा खर्चा हो गया. और एक जो सरकार कर रही है वो होता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो आपने इस मेथड में समझा कि GDCF इज इक्वल टू GDCF, ध्यान से सुनिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. यहाँ वर्ड आप ध्यान दें, फिक्स लिखा है मैंने, प्लस इसका उसमें क्या ऐड करेंगे हमें, ग्रॉस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेटा किसको बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. दिस इज योर चेंज इन स्टॉक. सो दिस वे वी कैन रीच टू GDCF. अब आप कहेंगे ये सब चीज़ें तो यहाँ पर थी नहीं, तो बच्चा लोग जो GDFCF है इसमें आइटम नंबर अगर आप देखेंगे फर्स्ट, जो कि हमने क्या बोला था, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. आइटम नंबर सेकेंड जो कि था ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन. आइटम नंबर 3 जो कि था ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट. इन तीनों आइटम्स को हमने प्लस किया, प्लस इसके अंदर ये आ गया GDFCF फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. अब जो आपका चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसी को हम बोलेंगे ग्रॉस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो ये हमने प्लस कर दिया इसके अंदर, तो हम किस पर आ गए, GDCF पर. I hope it is clear. Again I am explaining you, GDFCF is equal to item number 1 plus item number 2 plus item number 3. And इसमें हम item number 4, sorry, it is item number 4, that is gross private gross business fixed capital formation, gross residential construction investment, gross पब्लिक इन्वेस्टमेंट. ये तीनों को प्लस किया तो आप किस पे आ गए, GDCF पर. और फिर इसमें आपने प्लस क्या किया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो कि मैं बता रही हूँ आपको आइटम नंबर 3 है. ये ऐड करने से आपका टोटल क्या आ गया, GDCF. क्लियर.
तो एक गलती नहीं करना है कि GDFCF दिया है अगर, तो उसके अंदर आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना ज़रूरी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, GDCF. So GDCF we have already done. Now government final consumption includes the compensation of employees paid by the government, net purchases in the domestic market and purchases from abroad. सरकार का सारा खर्चा इसमें आ जाता है। अब नेट एक्सपोर्ट्स, व्हाट इज़ नेट एक्सपोर्ट्स? नेट एक्सपोर्ट्स या तो आप लोगों ने ये चीज़ तो समझ ही ली है। क्या समझ लिया अब तक? कि फॉर्मूला पूरा है ना, हमने क्या क्या करा अभी? लेट अस अंडरस्टैंड। GDP at MP इज इक्वल टू, फर्स्ट आपने क्या करा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, इन चारों को ऐड करा आपने तो आप क्या पहुंच गए? तो फर्स्ट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, फर्स्ट आपका है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेकंड आपका है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा आइटम आपका आता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, चौथा आइटम आता है आपका चौथा आइटम आता है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। क्या आता है आपका? नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये करके आपका आ जाता है GDP at MP। क्लियर चिल्ड्रन? तो आपका क्या आ गया? GDP at MP। अब ये सब करके अगर हमारा चारों को करके मैंने बताया आपको जैसे कि GDP at MP आया, अब आपको क्या करना है? NNP at FC निकालना है नेशनल इनकम के लिए। तो इसमें से आप क्या कर देंगे? माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIN माइनस NIT एंड देन यू विल रीच टू NNP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। गॉट दिस? गॉट दिस? सो आपके ये चार आइटम प्लस करते हैं हम तो पहुंचते हैं GDP at MP पर, और इसमें से वही जो ट्रीटमेंट हम पहले सीख चुके हैं, माइनस डेप्रीसिएशन माइनस NIT प्लस NFIA, तो हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर? NNP at FC। आई होप एवरीवन इट इज़ क्लियर। GDCF इज इक्वल टू, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि GDCF इज इक्वल टू GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, और GDFCF को आपको प्लस किया तो आपको करना है, और अगर GDCF दिया है तो फिर आपको अलग से चेंज इन स्टॉक नहीं करना है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। अब आप जब एक्सपेंडिचर मेथड करते हैं, मैंने आपको पूरा एक्सपेंडिचर मेथड समझा दिया, पूरा फॉर्मूला समझ लिया आपने। एक बार फिर से, क्या? फर्स्ट आइटम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, फोर्थ नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों को प्लस किया, GDP at MP पहुँचे। ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस NIT, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है माइनस NIT। फर्स्ट में माइनस डेप्रीसिएशन, फिर सेकेंड में आपका प्लस NFIA, और थर्ड में माइनस NIT, और आप इस तरह से नेशनल इनकम पर पहुंच जाते हैं विच इज़ नोन एज NNP at FC। इज़ दैट क्लियर? अब हमारा एक्सपेंडिचर मेथड जब हम करते हैं तो हमें कौन से खर्चे लेने हैं, कौन से नहीं लेने, प्रिकॉशंस विच हैज़ टू बी यूज्ड बिफोर डूइंग द कैलकुलेशन थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। अब कौन से खर्चे नहीं लेने? सबसे पहले आप ये समझिए कि जो खर्चे हमने ट्रांसफ़र पे कर दिए हैं, आपने देखा है फैक्टर पेमेंट हम इंक्लूड करते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट इंक्लूड नहीं करते। तो जो भी खर्चा हमने ट्रांसफ़र्स पे करा है, जैसे सरकार गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर करे, कौन कौन से करती है गवर्नमेंट ऐसे खर्चे? स्कॉलरशिप देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, दीज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। गॉट दिस? देन आपने जो खर्चा किया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर, किसने किया है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने। इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर जो भी खर्चा किया रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने में, वो खर्चा हमें नहीं लेना है, अदरवाइज इट विल कॉज द डबल काउंटिंग। क्लियर? थर्ड थिंग क्या नहीं लेना है आपको, कौन से खर्चे नहीं लेना है? तो आपकी ये सारे लिस्ट है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, है ना। तो एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स वी डोंट टेक। वाई वी डोंट टेक? बिकॉज इट इज़ जस्ट अ पेपर क्लेम. It does not increase the flow of goods and services, hence it is not included in the national income. Then expenditure on purchase of second hand goods. अगर आपने कोई भी सेकेंड हैंड कार वगैरह खरीदी तो खर्चा नहीं आएगा, बिकॉज
द वैल्यू ऑफ कार वॉज ऑलरेडी इंक्लूडेड व्हेन इट वॉज प्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम। अब अभी आप फिर से उसको ले लोगे तो इट वुड कॉज द डबल काउंटिंग, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। सो आप ध्यान से, आपने अभी तक देखा कि कौन कौन से खर्चे हमें नहीं लेने हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, ये सारे खर्चे आपको नहीं लेने हैं। तो आप ये बात अच्छे से समझ गए कि जब भी हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मैथड को, कभी भी हम एक्सपेंडिचर मैथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम कौन से खर्चे नहीं लेते हैं, है ना। एक बार फिर से रिवीजन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट्स, देन प्रोड्यूसर्स जो खर्च करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट पर, फिर परचेस ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, दिस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। फिर से एक फार्मूला का रिवीजन है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को माइनस कर देते हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स आ जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन में नेट इम्पोर्ट्स दिया होगा, तो अगर नेट इम्पोर्ट्स दिया है तो उसको माइनस करना, अगर नेट एक्सपोर्ट्स दिया है तो प्लस करना है। फिर आपका माइनस डेप्रिसिएशन किया आपने, है ना, तो आप आ गए किस पे? ग्रॉस से नेट कंसेप्ट पे। फिर आपने प्लस NFIA किया तो आप आ गए किस कॉन्सेप्ट पर? ग्रॉस डोमेस्टिक से नेशनल पर। और फिर आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया तो आप किस कॉन्सेप्ट पे आ गए? MP से FC पर। और इस तरह से यू हैव टर्न्ड योर GDP एट MP इनटू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रोसीड। नाउ न्यूमेरिकल एबिलिटी जोन, एक सम हम आपको करके यहाँ पर बताते हैं, आप देख लीजिए। आपका यहाँ पर जब भी आप सम करना शुरू करें तो सबसे पहले आपको बात ध्यान पे रखनी है कि हमें क्या निकालना है। देखिए आपको यहाँ पे NNP एट FC निकालना है, मतलब नेशनल इनकम निकालना है। आप सबसे पहले ढूंढेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ओके, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, येस आई हैव टू टेक। देन आई टोल्ड यू फिक्स वर्ड है यहाँ पर, तो इसमें चेंज इन स्टॉक प्लस होगा, ओके। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, तब जाके आप पहुँचेंगे GDCF पर। और फिर तीसरा आइटम आपका हो जाएगा GDCF। चौथा आपका नेट एक्सपोर्ट्स, तो आपका नेट एक्सपोर्ट्स मैंने कहा था कैसे निकालोगे? नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो जब आप एक्सपोर्ट की वैल्यू कितनी है 1000, इम्पोर्ट की 2000, तो माइनस 1000 आपका आ गया नेट एक्सपोर्ट्स, है ना। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 5000, और इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे तो GDCF आपका कितना आ जाएगा? 5000 प्लस 2 7500। नेट एक्सपोर्ट्स कितना आ गया? माइनस 1000। बाकी आइटम्स दे रखे हैं, सबको प्लस किया, आप आ जाएंगे GDP एट MP पर। फिर वही जो ट्रीटमेंट है आपको डायरेक्टली कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फिर आपको क्या ढूंढना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखी है। फिर आपको क्या ढूंढना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये देखिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो आपको बस उसमें से आइटम उठाना है। कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा आइटम्स भी दिए होते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि ये भी दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट भी दे देंगे और इम्पोर्ट्स भी दे देंगे, तो आप सोचते हो नेट एक्सपोर्ट से तो इम्पोर्ट माइनस करें। नहीं, अगर आपका नेट वर्ड है तो आप वही उसी को उठाइए, इम्पोर्ट्स को छोड़ दीजिए। सो दैट वे यू आर सपोज टू डू। नाउ यू कैन सी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दिस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2500, और ये हमने निकाल लिया GDCF, ये आ गया आपका 7500। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये आ गया 3000। फिर नेट एक्सपोर्ट्स अपना आ गया माइनस 1000, 2000 माइनस 1000, तो ये आपका आ गया GDP। इसमें से वही ट्रीटमेंट वही सेम रहेगा, माइनस डेप प्लस NFIA एंड माइनस NIT, एंड द आंसर इज नाउ 7100 इज योर national income, that is NNP at FC. I hope you could understand this question, and now we will go to the next method. Children, there are so many questions which you can do, you can practice, and if you have any problem, I already told that we can have the live sessions also. We will plan about that, and for all the children, those who are in problem or those who want help, we will start our live session also soon, which will be informed to you. राइट नाउ अभी हमारा ये मेथड हम कंप्लीट करते हैं। आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बुक्स में दिए हुए हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी डन एक्सपेंडिचर मेथड, अगेन वन मोर सम इज़ देयर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन उठाएंगे आप, है ना। गवर्नमेंट फाइनल, क्लीन क्लीन क्लीन, ओके। प्राइवेट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल, यहाँ GDFCF है, फिर फिक्स्ड है, तो इसका मतलब चेंज इन स्टॉक ढूंढिए, ये रहा नेट एडिशन टू स्टॉक,
ऑफ गुड्स, ये आपका चेंज इन स्टॉक आ गया। फिर चौथा आइटम है नेट एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को का नेट इफेक्ट निकालिए माइनस करके। तो ये सब आपने चारों आइटम ये सारे उठाए, प्लस किया, जीडीपी एट एमपी आ गया, नाइट एंड डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होता है लेकिन ये माइनस में दिया तो माइनस कर दीजिए, एंड आंसर कम्स। So it's not so difficult if your logics are clear. Coming to the next method, that is income method. Okay, now what is income method or factor payment method? सो इन इनकम मैथड पूरी कंट्री में जो भी लोग अर्न करते हैं उन सबकी इनकम लेना है। अभी इनकम के 3-4 फॉर्म्स होते हैं। पहला हम कमाते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से, मतलब हमको सैलरीज वेजेस मिलती है। दूसरा तरीका कमाने का होता है कि हम ऑपरेटिंग सरप्लस कमाएं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़। प्रॉपर्टी से कैसे इनकम होती है? इंटरेस्ट के थ्रू, रेंट के थ्रू। तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी से जो भी हमारी कमाई होती है जो कि कहलाता है प्रॉफिट, इन तीनों को प्लस करके हम ले आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब कुछ लोग हैं जो कि छूट गए। कौन छूट गया भाई? जो कॉरपोरेट लोग हैं वो तो प्रॉफिट की वजह से इसमें आ गए, और जो लोग कैपिटलिस्ट है वो भी रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट में आ गए ऑपरेटिंग सरप्लस में। सैलरीड पीपल फर्स्ट कैटेगरी में आ गए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में। तो फिर कौन छूट गया भाई? ये वो लोग छूट गए आटा चक्की वाला, सब्जी वाला, दूध वाला ना। तो ये अपने ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे यूज ऑन देयर ओन। खुद ही का लेबर है, खुद ही ने कैपिटल लगाई है, खुद ही प्रॉफिट रख रहे हैं, है ना। तो इस वजह से इसकी एक कैटेगरी बनाई गई है जो इसमें जिसको कहा जाता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड है छोटे मोटे, वो सबकी इनकम किस में आ जाती है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो एक बोर्ड में क्वेश्चन भी आया है, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स्ड इनकम? So children, you must understand the definition and learn the definition for each thing. So mixed income is the income which is in which the person uses all his own factors of production. कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इसीलिए वही लैंड लगा रहा है, वही लेबर है, वही कैपिटल लगा रहा है और वही प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो दिस आर द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, लाइक आई टोल्ड यू ग्रॉसरी शॉप वाला एंड ऑल द मिल्क मैन एंड एवरीथिंग। सो ये 3 कैटेगरी हमने करी जिसमें हमने सारी इनकम ले ली है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अब हम पहला करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। व्हाट इज़ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ आपकी जो सैलरीज एंड वेजेस है आपको कैश या काइंड में जिसमें भी मिल रही है वो सब इसमें आ गई, है ना। बेसिक पे, फ्री फूड है, हाउस रेंट अलाउंस है, जो भी आपको पर्क्स मिल रहे हैं तो ये इसमें आ गया। फिर आपका एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ध्यान दें कई बार आपको एग्जाम में एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो तो आपकी सैलरी से ही कटा है तो वापस उसको जोड़ने से कोई मतलब नहीं। आपको किसका लेना है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक पीएफ वगैरह में जो देते हैं, और प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस एट्सेट्रा। और थर्ड इज रिटायरमेंट पेंशन। सो ऑल दिस रिटायरमेंट सेविंग्स, सो ऑल दिस विल मेक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कमिंग टू द सेकेंड आइटम, सेकेंड आइटम अब हम पढ़ते हैं। सेकेंड आइटम आपका हो जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? ऑपरेटिंग सरप्लस इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। प्रॉपर्टी से मैंने आपको बताया रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी से आपको क्या आता है? प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। कई बार आपको प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो प्रॉफिट के भी आपको 3 पार्ट समझने होंगे। पहला डिविडेंड, दूसरा कॉर्पोरेशन टैक्स एंड तीसरा कॉर्पोरेट सेविंग्स। इन तीनों को प्लस करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट प्रॉफिट भी दिया होता है, कई बार डिविडेंड भी दिया होता है, तो भाई जब आपको पिताजी दिए हैं तो आपको बच्चों को नहीं लेना है। अगर फैमिली दे दी तो बच्चे फैमिली में ही है, ये सब फैमिली के बच्चे ही हैं। तो अगर आपके घर में कोई फैमिली आ गई तो आप फिर अलग से एक बच्चा नहीं गिनेंगे, है ना। तो आपकी पूरी फैमिली है ये प्रॉफिट्स, और ये सब इसके सब पार्ट्स हैं। तो कई बार फैमिली भी दे देते हैं और एक सब पार्ट भी दे देते हैं, तो अगर आप उसको वापस ले लेते हो तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है। तो यू हैव टू थिंक दैट अगर प्रॉफिट दिया है तो आप बाकी तीनों आइटम को इग्नोर कर दें, इज इट जी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट स्लाइड इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। What is this mixed income of self-employed? Income of the self-employed persons using their own land, labor, capital, entrepreneur. ये सब चीज़ें अपनी यूज़ करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, आटा चक्की वाले, सब्जी वाले, ये सब अब खुद ही अपना सारा काम करते हैं, तो इनकी इनकम आ जाती है हमारे मिक्स्ड इनकम में। अब आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला में क्या करना है आपको? तीनों अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। तीनों आइटम्स को प्लस कर देते हैं हम,
और ये क्योंकि फैक्टर इनकम है तो इस वजह से जब हम तीनों आइटम्स को प्लस करेंगे, आइटम 1 + 2 + 3, इन तीनों को आइटम को ऐड करेंगे तो हम पहुँचेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बाकी मेथड में हम पहुँचते हैं GDP एट MP पर इस मेथड में, इनकम मेथड में हम डायरेक्टली पहुँचते हैं NDP एट FC पर। इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी होती है NFIA, है ना, तो हम पहुंच जाते हैं नेशनल इनकम पर, या फिर हम बोल सकते हैं NNP एट FC और नेशनल इनकम। तो ये सबसे इजी मेथड है, आप डायरेक्टली, लेकिन इस मेथड में आपको जनरली क्या करा जाएगा, आप पहुंचते हो NNP एट FC और आपको बोला जाएगा फाइंड GDP एट MP। तो इसमें आपको रिवर्स जाना होगा। कैसे रिवर्स जाना होगा कि आप NNP एट FC पर या NDP एट FC पर पहुंचे हैं, अब आप रिवर्स जाएंगे, नेट से ग्रॉस निकालना है आपको, वो बोल रहे हैं GDP एट MP निकालो, है ना, तो डी पे ही रहना है, लेकिन नेट से ग्रॉस पर आना है तो आप डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। डी पर तो कुछ बोला ही नहीं है चेंज करने को। FC से MP पर आने को बोला है तो आप क्या करते हैं, MP से FC पे आने के लिए NIT माइनस करते हैं। अब आप यहाँ पर NIT को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आप पहुँच जाओगे GDP एट MP पर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या निकालने को बोला है। अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप इजीली निकाल सकते हैं, रिवर्स जाकर भी और फ्लो में भी जाकर। सो दैट इज़ देयर क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या निकालना है हमें, है ना। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आप सारा देख सकते हैं कि ये सारे कॉम्पोनेंट्स है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, बेसिक पे, DA, डेयरनेस अलाउंस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंसेस, ओवर टाइम, बोनस, सिक लीव, है ना। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन काइंड में आता है, आपको मान लीजिए पर्क्स में फ्री हाउस दिया, मेडिकल फैसिलिटी दी, फ्री यूनिफॉर्म दी, ये सब, फ्री फूड दिया, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड हियर। देन NDP एट FC, ये हमने फॉर्मूला कर लिया, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ये आप तीनों ऐड करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, NDP एट FC पर। इसमें आप क्या प्लस करेंगे, NFIA, है ना, तो आप पहुँच जाएंगे NNP एट FC पर। दिस वी हैव ऑलरेडी डन चिल्ड्रन। अब हम आ जाते हैं, नाउ चिल्ड्रन हमने मेथड कर लिया, इनकम मेथड, उसमें हमने करा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू NDP एट FC। Let us understand the precautions to be taken while estimating the national income by income method। अब कौन सी इनकम है जिसको हमें नेशनल इनकम में नहीं लेना चाहिए। तो जैसे आपने करा कि ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र इनकम नहीं लेना है। ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट, बिकॉज देयर इज़ नो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट दिस इनकम, हैंस ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, ओल्ड एज पेंशन आपको मिल रही है या आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो ये आपको नहीं इंक्लूड करनी है। गॉट दिस। सेकेंड इज़ इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, स्मगलिंग एट्सेट्रा आप करते हैं, बिकॉज इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते हैं, हेंस इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल income. So the income from illegal activities are not to be included in the national income. Then income from purchase and sale of second hand goods are not included, but commission generated on purchase and sale of second goods are included, because ये commission कैसे generate हुई है, क्योंकि आपने buyer और seller को मिलाया है, आप नई services दी है, इसलिए ये addition है economy में, इसलिए इसको हम national income में include करते हैं। किसको? That is commission generated on purchase and sale of second hand goods. This way all this has to be taken care of. So I told you that transfer payments or transfer income is not to be included. Transfer income is not to be included. I told you illegal income should not be included, that I told you already. Then windfall gain not to be included. What are windfall gains? Windfall gains are those like आपकी लॉटरी खुल गई, तो वो आपको इनकम को नहीं इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में, क्योंकि उसके बदले में आपने कोई सर्विसेज नहीं दी। आपने एक टिकट खरीदा और बदले में आपको 1 करोड़ रुपए खुल गया, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस इज़ नोन एज विंडफॉल गेन्स, सो दैट इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। गिव रीजन, एक्सप्लेन हाउ आर फॉलोइंग ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। सो फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन कार लोन पेड बाय एन इंडिविजुअल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो आपने इंटरेस्ट पे किया ऑन कार लोन बाय एन इंडिविजुअल। जब भी आप कोई भी कंज्यूमर गुड खरीदते हैं, जब भी आप कोई कंज्यूमर गुड खरीदते हैं, जैसे कि आपने कार खरीदी, तो इसको आप इंक्लूड
नहीं करेंगे क्योंकि कार किस लिए यूज़ हुई है, कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो ये इंडिविजुअल ने खरीदी, अगर ये कोई और व्यक्ति होता बिजनेस क्लास तो फिर इसको इंक्लूड किया जाता है। तो कंजम्पशन पर्पस के लिए खरीदी हुई कोई भी चीज़ पर अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर इंटरेस्ट ऑन अ कार लोन पेड बाय गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, तो ये फिर क्या होगा, इंक्लूड होगा क्योंकि ये कंपनी है और ये क्या कर रही है, इस कार को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ कर रही है। फिर आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर इज़ अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, इट विल बी इंक्लूडेड। एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर परचेसिंग अ कार, ये भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड ने भी कार किसके लिए खरीदी है, कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इंटरेस्ट अगर आप पे करते हैं उस लोन पर जो कि आपने कंजम्पशन पर्पस के लिए लिया है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट इफ़ इट इज़ देयर फॉर प्रोडक्शन पर्पस इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड। गॉट दैट? अब हम सम्स कर चुके हैं ऑलरेडी, पर फिर भी एक सम आपको मैं करवा देती हूँ इस मेथड से। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले उठाना है फर्स्ट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आप ढूंढ रहे हैं कंपनसेशन तो है ही नहीं वर्ड, तो अब मैं क्या करूँगी, उसके सब आइटम्स ढूंढूंगी। तो सब आइटम्स में आता है वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट पेंशन। तो ये नहीं है पर ये दोनों आइटम है मेरे पास, तो मैंने क्या करा, ये 20 रुपीज़ और वेजेस एंड सैलरी 200, तो ये मेरा हो गया 220 प्लस। अब मैंने भाई सेकेंड आइटम ढूंढा, क्या है मेरा सेकेंड आइटम, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, ना ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने देखा फिर से ये तो नहीं है, तो फिर मेरे पास है RRIP। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, RRIP, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो ये भाई मुझे रेंट मिल गया 30 प्लस रॉयल्टी भी मिल गई 5 प्लस इंटरेस्ट भी मिल गया 15 प्लस प्रॉफिट भी मिल गया 35। वेरी गुड, तो मैंने इन सबको प्लस किया, कितना हुआ 35 प्लस 5 40 50 60 70 80 85 रुपीज़। तो ये मेरा आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मैं ढूंढ रही हूँ तीसरा आइटम। अच्छा, निकालना क्या था, NNPAT-FC। तो मेरा तीसरा आइटम क्या आएगा, ऑपरेटिंग मिक्स्ड इनकम। तीसरा आइटम क्या आ गया मेरा, मिक्स्ड इनकम। अब आप देखिए ज़रा मिक्स्ड इनकम कहाँ है, ये रहा 25, तो ये हो गया मेरा 25 प्लस। तो ये सब करके मेरा NDPAT-FC आ गया 330 रुपीज़, है ना। अब मुझे चाहिए क्या, NNPAT-FC, तो मुझे D को कहाँ ले जाना है, N पर। तो आपको पता है प्लस NFIE करूँगी। अब आप NFIE में देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में है, तो ये माइनस हो जाएगा एंड 325 वुड बी द नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? इट इज़ सो ईजी इफ यू आर again if you understand the formula and you do, then you will enjoy doing these sums because every time you will get the answers. So children, this way you are supposed to do. I told you in this sum, मैं हर एक सम में थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए बता रही हूँ कि पूरा सम नहीं कर सकते। आपका इस सम में देखिए वेजेस एंड सैलरीज है, फिर आप ढूंढिए एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एम्प्लॉई का है, ये मत लीजिएगा। एम्प्लॉयर है क्या, नहीं है तो छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है कि नहीं है तो हम ये उठा लें, तो हम इसको नहीं लेंगे, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। फिर हमने क्या करा, RIP ढूंढा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट से हो गया काम अपना सेकेंड आइटम का। थर्ड आइटम मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दे रखी है, हो गया काम। इन तीनों को प्लस किया तो अपन पहुंच गए किस पे, NDPAT-FC। अब देखिए निकालने को बोला है GNPAT-MP। भाई नेट से हमको ग्रॉस पर आना है, डोमेस्टिक से हमें नेशनल पर आना है, और MP से हमको कहाँ पर आना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे डेप्रिसिएशन प्लस हो गया, सब्सिडीज माइनस हो गई, NFIE का ट्रीटमेंट हो गया, एंड यू गॉट द GNPAT-MP. So children, this is all the next method, and further more of this chapter we will do in our next video. See you in the next video. Bye.